ठीक है, तो शुरुआत करेंगे वहीं से। पोलर फॉर्म के पहले से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं और उसके बाद हम चलते हैं पोलर फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले डालेंगे आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में चर्चा हुई थी वैसे, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हमने जब मॉडुलस पढ़ाया था तभी इसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। ठीक है, हाँ, उसी के बारे में जो चर्चा हुई थी थोड़ी सी, उसी को आज कंक्लूड करेंगे कि पोलर फॉर्म है क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं आर्गेंट प्लेन और वहीं से सारी चीजें रिलेट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो एक्स है, मान लीजिए सेंटर ओ है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास वाई डैश है। ठीक है, यहाँ कोई एक पॉइंट एक्स है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा क्या रखा है, वाई रखा है। ठीक है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल दें जिसका नाम आप एम रख लें और इसको आप क्या रख लें, थीटा रख लें। क्या रख लें? तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वाई है, क्या है, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब एक बात समझ, इसका मतलब क्या है कि जो हम कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा है जिसके पास x प्लस y ऐसे आयता y है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो x है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये ऑलरेडी बात कर रखे हैं। तो ये जो x और x डैश है, x और x डैश है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? और ये जो y o y डैश आपको दिख रहा है, ये आपको कहलाता है इमेजिनरी एक्सिस। तो समझना, इमेजिनरी एक्सिस। अब ये चीजें समझना थोड़ा सा कि ऐसा दिख रहा है, अगर रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस वाला जो ये प्लेन जो बन रहा है इस दोनों से x और y और y डैश से, ये जो प्लेन बन रहा है इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे? या इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, आर्गेंट प्लेन या क्या बोल सकते हैं आप इसको, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब यहाँ x जो है रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर इस पार्ट में आ जाता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो माइनस एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स कॉमा माइनस y और फोर्थ क्वाड्रेंट में x माइनस y। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब थोड़ा यहाँ से, अब अगर रिजोल्यूशन थोड़ा सा अगर पढ़े हो तो इस वाले x वाले पार्ट को जो कि OM है, क्या बच्चे, उसको आप बोल सकते हो, इस वाली क्वांटिटी को कुछ नाम दे दें, r नाम दे दें। बेसिकली r जो है वो और कुछ नहीं है, मॉड z है, जिसको आप किसको क्या बोल रहे हैं, ऊपरी बोल रहे हैं। हाँ या ना बोल? ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, मॉड z है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको OM को अगर हम बोले तो ये x है, क्या है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, r cos थीटा। हाँ या ना बोल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से PM किसकी बात कर रहे हैं, जो y है, इसको आप बोल सकते हो कितना, r sin थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड z cos थीटा, और इसको लिख सकते हो कितना, मॉड z sin थीटा। बोल कोई एतराज? क्लियर है? अगर अब इसको उठा के तुम किस में रख दो, कॉम्प्लेक्स नंबर में रख, ये वाला जो आपके पास z x प्लस आइटा है, तो z आपको ऐसा दिखेगा। x के जगह आप क्या रखोगे बच्चे, r cos थीटा, यानी मॉड z cos थीटा, प्लस यहाँ क्या लिखोगे, मॉड z sin थीटा। हाँ या ना बोल? और यहाँ क्या लगाओगे, आयोटा। अब इस दोनों में से अगर तुम मॉड z कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। किसी को कोई एतराज? अब ये जो फॉर्म आपको निकल के आया ना बच्चे, इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अभी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो तो cos थीटा दिख रहा है तुम्हें, इमेजिनरी पार्ट तुम्हें sin थीटा दिख रहा है, लेकिन ये थीटा क्या है, थीटा के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो यहाँ जो थीटा है ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। और इसको हम एम्पलीट्यूड के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एम्पलीट्यूड ऑफ, बोलाया, अरे हाँ या ना बोल? ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे थीटा जो है वो थोड़ा भी हमारे आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे, हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक कोई z आप लेते हो, जैसे एग्जांपल के लिए हम z ले लिए, 1 प्लस √3 आएगा, 1 प्लस कितना लिखिए, √3 आएगा, और एक z और ले लिया हमने, z1 z2 दे देते हैं, -1 माइनस √3 आएगा, -1 माइनस √3 आएगा। जब यहाँ हम थीटा निकालेंगे ना, जब थीटा निकालेंगे, वैसे थीटा निकालने का भी मेथड आपको बता रहे हैं, तो थीटा निकालने का मेथड जो होता है बेसिकली इमेजिनरी z अपॉन रियल z होता है।
क्या होता है इमेजिनरी जेड अपॉन, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब उसको रखेंगे तो ये √3/1 आएगा, √3/1, और ये भी -√3/-1 आएगा, दोनों सेम आएगा, दोनों क्या आएगा, यानी यहां से जो आपका थीटा आएगा अगर टाइम में रखते हो तो ये π/3 आएगा। कितना आएगा मान लो, तो इस वाले का भी π/3 आएगा और इस वाले का भी। अब देख आर्गुमेंट सेम आ रहा है, आर्गुमेंट क्या आ रहा है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अलग अलग, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहे वाला और एक किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर, लेकिन दोनों का आर्गुमेंट सेम कैसे आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने बोला कि नहीं, इस तरीके से आप आर्गुमेंट नहीं निकालिएगा, आर्गुमेंट निकालने का आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसको हम tan अल्फा करके निकालेंगे और अलग अलग क्वाड्रेंट में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इस प्रॉब्लम के चलते। और वो किसकी पीरियोडिसिटी में चलेगी, 2π पे, ये बात तुम्हें पहले से पता है। लेकिन इसमें जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वो है बच्चे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है वो होता है कि जो थीटा है वो लाई करेगी -π से किसके बीच में बच्चे, π के बीच। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा किसके बीच में, 0 से लेके 2π के बीच पढ़ा, उसी तरीके से इनवर्स में भी हमने आपको पढ़ाया कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 से। तो यहाँ पे जो इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होती है वो किसके बीच में होती है बच्चे, -π से। कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब ये अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से हमारा ऑपरेट होगा, अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से हम इस जो आर्गुमेंट है उसको निकाल पाएंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैसे निकाल पाएंगे उसकी चर्चा होगी। क्लियर है, अरे इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, नोट कर फटाफट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। बेसिक क्वेश्चन कर लिया है, बेसिक कर लिया, मॉडुलस वगैरह निकालना, कंजुगेट वगैरह निकालना कर लिया, ठीक है। अब जितने प्रोसेस हमने पढ़े हैं ना, जैसे मॉडुलस के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखा था हमने, Z1 मॉडुलस Z2 का देखा था, तो वो चीजें अभी जब हम यूलर्स फॉर्म पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद, तो उस चीजों को वहां रिप्रेजेंट करना या उस चीज को समझना काफी सिंपल हो जाता है। यूलर्स फॉर्म इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है यूलर्स फॉर्म, ठीक है। ये सारे आपको जो दिख रहे हैं अभी दो फॉर्म हमने पढ़ रखा है, एक ये आपका कार्टेशियन फॉर्म इसको बोल सकते हो, ये दूसरा वाला आपने क्या पढ़ लिया, पोलर फॉर्म, और तीसरा अभी पढ़ेंगे हम लोग यूलर्स फॉर्म, ठीक है। आज भी ट्रैफिक थी, हाँ ठीक, थोड़ा आज हमें ज्यादा मिला। इसका तो ठीक है, डायरेक्ट मेट्रो दिल्ली कैंट, लेकिन मेरा घर से दूर पड़ता है, तो कैसे आता है? मैं तो बस से जाती हूँ आराम से, बिकॉज़ मेरे नहीं वो रीजन नहीं है, रीजन है कि फ्री। नहीं सर, मैं वो पढ़ता है बेस हॉस्पिटल से, बेस हॉस्पिटल से पढ़ता वो। अरे सर पैसा कहाँ है? चलो क्या मिटा दे। ये कौन सा मेजेंटा लाइन वाला पढ़ते हैं शायद, ये जो कॉलम साइड है वो, बट वो स्ट्रेट नहीं पढ़ता।
चलो गया, चलो देखिएगा। अब ये जो चर्चा होगी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देख दो तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जैसा हमने देखा। एक तो आपको किसी भी एक्सिस पे लाई ना करे, किसी भी एक्सिस पे, ना ही रियल एक्सिस पे ना ही इमेजिनरी एक्सिस पे, वहां थोड़ा हमारे पास और चर्चा करने का टॉपिक होगा। लेकिन अगर वो प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हो जाए तब क्या केस बनेगा। यानी अगर मान ले पहला केस इसमें ले रहा है, व्हेन complex number lies on any one axis, any one axis का मतलब that is purely real हो जाए और purely real और क्या हो जाए बच्चे purely imaginary, या तो purely real हो जाए या तो purely imaginary हो। तब यहां दो केस बनेंगे। पहला when अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है, z is प्योरली रियल, प्योरली, तो इस केस में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी जो आर्गुमेंट होगा वो दो होगा, या तो जीरो या तो पाई, या तो जीरो या तो, सर नहीं समझ आया देखना हम लिख रहे हैं थीटा, या तो जीरो या फिर क्या बच्चे पाई। सर कैसे समझ कि अगर यहाँ पे हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा काट कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर बना दिया तो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर रहा होगा, तो इधर रहा होगा तो थीटा क्या रहा होगा जीरो, या फिर इधर रहा होगा तो थीटा क्या रहा होगा पाई। बहुत समझ आ रहा है, हाँ या ना बोल, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कि अगर when z is purely imaginary, when z is purely imaginary, अगर ये प्योरली इमेजिनरी हो गया तो उस केस में या ये जो समझ ले कि यहाँ थीटा जो होगा या तो π/2 होगा या फिर -π/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? π/2। रीजन अभी समझाया क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो -π से π के बीच में ही, हाँ या ना बोल, ठीक है। लेकिन अब केस वो बनेगा कि अगर वो किसी में भी लाई ना करे, यानी ना ही रियल एक्सिस पे लाई करे और ना ही लाइक किसी क्वाड्रेंट में लाई करने लगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तब क्या करेंगे। यानी अगला केस जो होगा when there does not lie on any axis, does not lie on any axis, अगर वो अब किसी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा। क्या निकालेंगे? अब एक अल्फा क्या है वो अभी बताएंगे। देन सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे बच्चे? tan अल्फा, जिसका फॉर्मूला होगा इमेजिनरी z अपॉन कितना बच्चे? रियल z मॉड। क्या लगाएंगे बच्चे? यहाँ अल्फा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। हियर अल्फा क्या होगा बच्चे? अल्फा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और जैसे ही हमने अल्फा निकाल लिया, जैसे ही अल्फा हमने निकाल लिया जो tan इनवर्स समथिंग आएगा, अब ये अलग अलग क्वाड्रेंट में है जो अलग अलग तरीके का प्रिंसिपल आर्गुमेंट देगा। अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या देगा? अलग अलग प्रिंसिपल आर्गुमेंट देगा। तो सबसे पहला केस इसमें ले रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम फिगर दिखा रहे हैं, समझना ध्यान से कि ऐसा कुछ है और यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑब्वियसली बात है XO X डैश है, YO Y डैश। तो यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जिसको X प्लस आप आयोटा Y लिखोगे, ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना। ये वाला एंगल आप अल्फा लोगे। क्या लोगे? इस केस में अल्फा और थीटा दोनों क्या होगा? सेम होगा। इस केस में अल्फा और थीटा क्या होगा? सेम। यानी इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा ही हमारा, यानी थीटा हमारा क्या होगा? अल्फा के बराबर होगा। थीटा यहाँ क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थीटा क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब समझना थोड़ा सा आगे। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, किसमें चला जाए? इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब फिगर दिखा रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर गया तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ या ना हो? हाँ। और इस क्वाड्रेंट में जेड जो होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक डमी जेड लेके समझाने की कोशिश करें तो ये आपके पास -x प्लस आयोटा y होने वाला है, हाँ या ना हो? -x प्लस आयोटा y। कोई कंफ्यूजन? इस केस में ये वाला जो एंगल है ना, ये अल्फा क्या है? एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल और ये जो है हमारा थीटा है। क्या बच्चे? तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो आने वाली है वो पाई माइनस अल्फा आने वाली है। बोल आया, आया ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अरे आ रहा है, ठीक है। तीसरा, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, किसमें चला जाए बच्चे? अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास चला गया तो फिगर देख फिर से थर्ड क्वाड्रेंट का, यहाँ कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
हाँ जिसमें अगर z हम लिखना चाहें तो -x माइनस आयोटा y लिखेंगे, हाँ या ना बोल। हाँ। इसमें अब एक्यूट एंगल अल्फा ही है, तो या तो तुम ऐसे ले सकते हो पूरा पाई प्लस अल्फा, क्या ले सकते हो पाई प्लस, जो कि हमें माइनस पाई से पाई के बीच में रहना है तो लिखना समझदारी नहीं है, तो हम इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ए है थीटा, ए क्या है? अब ये थीटा नहीं माइनस थीटा होगा ना, अगर उस हिसाब से, यानी इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना समझना, माइनस पाई माइनस अल्फा। सोच, हाँ ये पाई है ना माइनस का, उसमें से अल्फा हमने क्या कर लिया? सबट्रैक्ट कर लिया। अरे आया, हाँ। कोई कंफ्यूजन है? यानी इसको और अरेंज करके लिख सकता है अल्फा माइनस पाई। बोल आया? ठीक है। अरे आया। हाँ। अब आखिरी जो है हमारे पास वो है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की थीटा अगर बात माइनस करें अल्फा। तो यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा अल्फा है, एक्यूट एंगल। और अगर तुमने क्लॉकवाइज लिया है तो इस केस में थीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है। सोच ले, हाँ ये सारा तुमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? प्रिंसिपल। और यहाँ पे अगर z कुछ देखेगा तो ये दिखेगा x माइनस आयोटा फाई का। अरे हाँ या ना? यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें tan थीटा निकालना है तो tan अल्फा और tan थीटा क्या है? सेम है। सेकंड क्वाड्रेंट में वो जो है उसे पाई में से क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी। अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी? इमेजिनरी z अपॉन रियल z के मॉडुलस से। यानी z अगर यहां पे अगर हमारे पास z इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चे? x प्लस आयोटा y है। x प्लस क्या है बच्चे? तो यहां से tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y अपॉन x मॉड। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? यहां से जो वैल्यू आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा ही रह जाएगा, हाँ या ना? सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस। कोई कंफ्यूजन है? यानी इस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट उठाएंगे, निकाल के उठा के कहां रख देंगे? जो पोलर फॉर्म में लिखा था z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहां r की वैल्यू क्या है? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या ना? बोल। कोई कंफ्यूजन है? नोट कर फटाफट, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएगा। डर डर अच्छा है। नहीं पता सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये ना नीट के अकॉर्डिंग हमें सैंपल पेपर दे रहे हैं। वही सर, बस प्रॉब्लम। हम और यही वाले हमको भी चीज़ ही पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इसी चीज से प्रॉब्लम और है सर कि अगर आप अपने काम को लेके फोकस नहीं हो तो हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं, हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं। हम काम को लेके पैशनेट से हैं, पढ़ भी नहीं रहे फिजिक्स की, हमको हम काम को लेके पैशनेट हैं। और सर अगर उस दिन जय का पेपर मिला वो है जय के अकॉर्डिंग हुआ था, उसके जैसे सर हमने क्वेश्चन भी नहीं करे हैं, ना करे कोई क्वेश्चन। चल कोई नहीं, इस पे चर्चा कर लेंगे, सर आज करते हैं। आज ही कर लेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन, अपनी मर्जी से कुछ उठा लेते हैं, आसान करने के लिए कुछ ऐसा उठाते हैं जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। मान लिया अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन उठा लिए कि फाइंड, या से लिख दे कन्वर्ट z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया? -3√2 डिवाइडेड प्लस का कितना 3√2 आयोटा इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर। अब अगर इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जैसा हमने बताया कि प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नहीं है, और वैसा हम उठा भी नहीं रहे क्योंकि वो आसान है प्योरली रियल प्योरली। तो इसका सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चे? tan अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अगर tan अल्फा यहां से निकाले तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें रखना है इमेजिनरी z, क्या रखना है बच्चे? डिवाइडेड बाय कितना? रियल z, और इसका क्या लेना है बच्चे हमें? मॉड। तो इमेजिनरी z आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय रियल z कितना आ जाएगा? 3√2 नेगेटिव का, लेकिन इससे कोई फर्क तो सॉल्व होकर कितना आ जा रहा है बच्चे? 1। कितना आ जा रहा है? कोई कंफ्यूजन है? यानी अल्फा की वैल्यू यहां से आ रही है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स। और ये बात हमने आपको सिखाई है कि tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो आप? tan पाई बाई, अरे हाँ या ना बोल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? पाई बाई 4। कोई ऐतराज? अच्छा अगर मान ले कि ये पाई बाई 4 नहीं आए, कुछ और आ जाए, पाई बाई 4 ना आके कुछ और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही जाएगा, tan इनवर्स में ही जाएगा। tan इनवर्स में ही पूरा लेके हम चलेंगे हमारा अल्फा का वैल्यू। बात समझ में? tan इनवर्स कुछ आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही लेके जाके वहां पुट करेंगे, हाँ या ना बोल। तो ये अल्फा जैसा निकला। अब ये बात हो गई क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या? नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि एच जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड
क्वाड्रेंट, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू पाई माइनस कितना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 जो कि सॉल्व होगी कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। बोल आया। तो जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसके लिए हमें मॉड जेड भी चाहिए, क्या चाहिए, तो मॉड जेड हम निकाल ले। हाँ मॉड जेड निकाले तो मॉड जेड हमारे पास आ रहा है रूट अंडर 3 रूट 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे 3 का स्क्वायर 9 9 टू 18 बोल आया, और प्लस ई भी कितना आएगा 18, तो ये आ जाएगा रूट अंडर कितना बच्चे 36 यानी 6। हाँ या ना। अब जैसे ये 6 आया इसको उठा के उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास पोलर फॉर्म जो निकल के आ रहा है इसमें वो देखेगा हमारे पास जो पोलर फॉर्म निकल के आ रहा है वो आ रहा है z = 6, z = cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 पाई बाई 4 प्लस का आयोटा साइन कितना आ जाएगा बच्चे 3 पाई बाई 4, और ये जो निकल के आया ना यही आपका क्या कहलाया पोलर फॉर्म कहलाया। बोल आया। अरे आया ना बोल। हाँ। अब बच्चे कभी कभी 11th वाले क्या करते हैं कि फिर से इसको क्या किया सॉल्व कर लिया और फिर से वापस यही पहुंच गया, बोले सर ये तो वही हो गया। अरे तो वहीं से तो इसको निकाल रहे हो। हाँ वो 3 पाई बाई 4 को सॉल्व करके वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या निकल गया, क्यूरियोसिटी 11th क्लास, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें आपको वहां लेके जाती है, लेकिन नहीं आपको यहाँ नहीं करनी, यही तो करने के लिए इसको हमने पोलर फॉर्म बोला। अरे आया हाँ। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और वो इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं और इसको सारे को हम यूलर फॉर्म पढ़ने के बाद अभी आपको दिखा भी देंगे कितने आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। पहली प्रॉपर्टी थोड़ी मोड़ी लॉग वाली कहानी याद है क्या, लॉग वाली, लॉग पढ़ा था ना फंक्शन में, लॉग थोड़ी मोड़ी बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी मोड़ी चलती है, तो आसान होता है, इसको थोड़ा ध्यान में भी रखना कि अगर हाँ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान लो कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं, हम लिखना वहां भूल गए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं ARG से, और अगर एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हो तो AMP, ठीक है। दोनों में से जो आपको मर्जी वो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि अगर कहीं आर्गुमेंट है और यहाँ Z1 डॉट कितना है बच्चे Z2 यानी मल्टीप्लाई में किसमें है, तो ये दोनों प्लस में होगा, किसमें होगा बच्चे आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, देख लॉग जैसा फील दे रहा है क्या, अरे आया ना, ठीक। उसी तरीके से दूसरा प्रॉपर्टी अगर कहता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन कितना हो बच्चे, बोल आगे है क्या, कौन कहता है कि मैथ टफ है, बस देखने का नजरिया ही तो बदलना है। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर इसको हम जनरलाइज कर ले थोड़े और आगे जाने के लिए, भविष्य के लिए, जेई के लिए, कुछ और दूर तक जाने के लिए, तो इन जनरल ये कुछ इस तरीके से लिखेगा कि अगर कहीं पे आर्गुमेंट और यहाँ पे Z1 डॉट कितना है बच्चे, Z2 डॉट कितना है, Z3 एंड सो ऑन डॉट 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 Zn, तो ये सारे किस में टूट जाएंगे बच्चे, प्लस किस में टूट जाएंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस क्या लिखेगा बच्चे आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड प्लस सो ऑन कहां तक जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Zn। बोला आया, सारे किस में टूट जाएंगे, प्लस में टूट जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी तीसरी थी, थर्ड थी ना, चलो फोर्थ, कि अगर कहीं पे हमें पूछ दिया कि आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट बता, आर्गुमेंट ऑफ क्या बता, तो ये कहता है ये बराबर होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ, यानी जो भी आर्गुमेंट आएगा ना Z का उसका ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये सारा प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर देंगे आपके लिए, सारा प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगला फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ पे आ जाए आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z कॉन्जुगेट, Z अपॉन क्या आ जाए, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि आर्गुमेंट ऑफ Z अपॉन Z कॉन्जुगेट को पहले तो ऐसे लिख लें, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिवीजन वाले को ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस का क्या लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, है ना। तो अगर ध्यान से देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z अगर थीटा क्या है तो यहाँ माइनस लगाएगा तो ये वाला माइनस थीटा होगा, ऊपर अभी बताया माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z, है ना। तो ये दोनों को ऐड कर देगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन है क्या, यानी अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है जब 2 थीटा के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर। बोला था, अरे आया नहीं आया, सिंपल है कि अगर Z अपॉन Z कॉन्जुगेट है तो और किसी के बराबर नहीं, ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर। क्लियर है, मिटा ले इधर, ये वाला हो गया, ये वाला, हाँ। ठीक है।
अगली प्रॉपर्टी पावर वाली कि अगर हमारे पास कहीं पे आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n है तो क्या इसको हम n आर्गुमेंट z लिख सकते हैं? लॉग वाला फिल दे रहा है फिर आया ना, ठीक है। आगे चले, अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि हमारे पास एक जब पिछली क्लास में हम जब बता रहे थे तो एक हमने z1 + z2 mod स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था, हाँ। जो mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल z1 z2 कॉन्जुगेट और ट्वाइस z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 था, हाँ या ना बोल? हाँ। उसको प्रूफ करके भी देखा था। वो जो बीच वाला दो पार्ट था, बीच वाला दो पार्ट z1 डॉट z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट डॉट z2, इस दोनों को अगर हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे क्या निकल के आ रहा है? तो अगला प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें कि z1 डॉट कितना ले रहे हैं हम यहाँ पे और प्लस यहाँ पे ले रहे हैं हम z1 कॉन्जुगेट डॉट कितना z2, ऐसा अगर हम ले लें इस दोनों को तो ये कितने के बराबर अगर ध्यान से देख तो ये हमारे पास था ट्वाइस रियल पार्ट था ना, ट्वाइस रियल। तो यहाँ पे आपके पास है z1 मॉड कितना बच्चे z2, और ध्यान से देखिए दोनों रियल पार्ट था तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे cos θ1 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा θ1 माइनस। देख एक तो थीटा जो होगा वो आपका कंजुगेट होगा z का, ठीक है। अब यहाँ हमने z1 z2 लिख दिया, क्या लिख दिया z1 z2, ठीक है। एक θ1 होगा एक θ2 होगा, यहाँ θ1 जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ z1, आर्गुमेंट ऑफ क्या है बच्चे Z, और θ2 जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ Z2। वही चीज है। अगर तुम इसको प्रूफ करने जाओगे तो इसको भी आसानी से प्रूफ कर सकते हो, इसको प्रूफ करने में कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अगला कि अगर z प्योरली रियल है तो अभी ऑलरेडी बता चुके हम आपको, कौन सा है 7th ना 8th, when z is purely real, when z is purely real, वो हमने आपने पहले ही बता दिया, when z is purely real। तो इस केस में जो आर्गुमेंट आपके पास आएगा z का वो क्या बताया अभी अभी 0 और कितना बच्चे पाई, और अगर प्योरली इमेजिनरी हुआ तो और क्या आएगा? अरे बोल, अरे अभी बताया ना, प्लस माइनस पाई भाई, कोई कंफ्यूजन? इतनी सारी प्रॉपर्टी जो हमें दिमाग में रखनी है, अभी सारे प्रॉपर्टी को हम आपको यूलर थ्योरम से प्रूव करके दिखाते हैं, दिखेगा सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, ये सारी चीजें दिखती हैं, विजुअलाइज हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी याद चला। हो गया? क्या हो गया? हैं? धीरे लिख रही हो, अच्छे ये धीरे ये लिखती है ना धीरे, हैं? वेजिटेरियन है क्या? वेजिटेरियन ये क्या होता है? प्रोटीन्स की कमी है मुझसे। हाथों में वो ताकत नहीं है ना, देख हम चौक से लिख रहे हैं, ये दर्द होता है ना तो नहीं ये होता है, नहीं मुझे नहीं हाँ तो लिखते क्या हो? तो कोरोना के टाइम पे हुआ था जब कॉग्निटिव वो दिमाग हुआ ना, वो परसेप्शन था, आपके दिमाग का परसेप्शन था, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। लोग मोबाइल में टाइमर लगा लगा के अपना वो क्या बोलते हैं ब्रेथ रेट चेक कर रहे थे, हम उसमें तो हमको लग रहा है किसी दिन कुछ लोग टपक ना गए, वो चेक कर रहे हैं कितना देर रोक पा रहे हैं। हमारे घर में खाने की खुशबू आ रही है, मुझे सब सही है। हमें तो इधर की छुट्टी मिल गई है, पर चले गए थे सब सही। हो गया?
अब इस सारे प्रॉपर्टी को अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से बन रहा है तो इसको हम आसानी से यूलर फॉर्म से समझ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी को हम आपको समझा के दिखाते हैं कि पूरे में समय जाया करने का कोई मतलब है नहीं। कुछ प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि क्या ये सही में इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि सबसे आसान तरीका वही होता है। उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद रोटेशन थ्योरी की तरफ चलेंगे, रोटेशन थ्योरम जो है हमारे उसके बाद, और उसके बाद हम चलेंगे किसके तरफ, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लास्ट पेज। और छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हम वैसे पढ़ाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी आज डिस्कस कर लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब अगर हम यूलर्स फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, यूलर्स फॉर्म। तो दो चीजें हमने पढ़ रखी है। पहले तो हमने ये पढ़ी कि z इक्वल टू x प्लस आई होता है, z इक्वल टू कितना x प्लस, इस वाले फॉर्म को हमने क्या बोला बच्चे, कार्टेशियन। क्या बोला, कार्टेशियन। दूसरा हमने अभी अभी पढ़ा z इक्वल टू मॉड z कितना, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस कितना बच्चे, आयोटा साइन। इस वाले को हमने क्या बोला बच्चे, पोलर। क्या बोला। अब एक चीज जो पहले से हम एक्सपेंशन से जानते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं जानते, एक्सपेंशन से जानते हैं कि एक्सपेंशन जो होता है हमारा e की पावर आयोटा थीटा, किसका बच्चे, e की पावर आयोटा थीटा। ये एक्सपेंशन याद रखेंगे कि e की पावर आयोटा थीटा जो होता है बच्चे वो बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारा e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या चीज है ये, क्या चीज है, हाँ अच्छा एक बात बता, जब अच्छा वैसे लिमिट अभी पढ़ाया नहीं ना, हाँ ठीक है। वहां अगर जैसे हर किस चीज का एक्सपेंशन होता है, sin x का भी एक्सपेंशन होता है, cos x का भी एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम में हम जाके उसको इस्तेमाल करते हैं, लिमिट में भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही e की पावर आयोटा थीटा जो बेसिकली बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के बराबर होता है। फिलहाल इतना याद रख कि e की पावर आयोटा थीटा क्या दिखता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब अगर ये इतने के बराबर है तो थोड़ा पोलर फॉर्म को लिख, तो z इक्वल टू हम इस मॉड z को r लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और ये और कुछ नहीं, तो थोड़ा ध्यान से देख तो क्या है, e की पावर, तो यहाँ ये z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा, ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं बच्चे यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, तो बस रिप्रेजेंटेशन, हाँ बस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये काम बहुत आसान करता है। यानी अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड z e की पावर आयोटा थीटा। अब ये कैसे काम को आसान करता है, इस बात को आप समझेंगे कि अगर इस चीजों को आसान करने की बात हुई है तो कैसे हुई है। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट की बात करें, जो हम आपको बोले कि हम चीजों को आपको करके दिखाएंगे, यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ, समझना थोड़ा इधर ध्यान देना, कि अगर मान ले आपके पास z1 इक्वल टू, कुछ नाम दे दे, r1 नाम दे दे, r1 नाम दे देते हैं, r1 e की पावर आयोटा थीटा पर, हाँ या ना बोल, पहला आर्गुमेंट ठीक है। और एक z2 हम ले लेते हैं जिसको हम लिख रहे हैं r2 e की पावर आयोटा, बुलाया। तो अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, z1 डॉट क्या करते हो, तो ध्यान से देख, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, बोलाया। यानी अब e की पावर थीटा 1 प्लस थीटा 2 को अगर ध्यान से देखेगा ना, तो ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिखेगा। तो क्या ये आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 नहीं हुआ क्या, थीटा 1 आपका आर्गुमेंट ऑफ z1 था और थीटा 2 क्या था, आर्गुमेंट ऑफ, क्या ये दोनों जब प्रोडक्ट में है तो प्लस में हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, बस यही बात तो प्रूफ करना था आर्गुमेंट का, जो तुम्हें दिखना था वहां पे, जो हमने बोला कि लॉग की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, नहीं, ये तो हमने आपको आसानी से याद रहने के लिए बता दिया कि लॉग के बिहेवियर को शो कर रहा है, नहीं उसका ओरिजिनल बिहेवियर यहाँ है कि ये बेसिकली इस तरीके से दिखेगा, r1 डॉट कितना बच्चे, r2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस। तो हमने ये देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, उसकी आर्गुमेंट क्या हो जा रही है। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो शिफ्टिंग कैसे होगा, वो अल्फा कैसे चेंज होता है, उसकी भी चर्चा वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन में आपको ज्योमेट्री से भी करके दिखा देंगे। वैसे वो कंसेप्ट अच्छा है, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना रिजल्ट का इंप्लीमेंटेशन, तो हम ज्यादातर रिजल्ट। उसी तरीके से अगर हम डिवीजन की बात करें, किसकी बात कर ले बच्चे, तो देख फिर से डिवीजन यही ले लेते हैं। अगर हम z1 अपॉन z2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, z1 अपॉन, तो यहाँ लिखेंगे r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 डिवाइड बाई r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, हाँ या ना बोल। थोड़ा अगर ध्यान से देखेगा तो लिखेगा r1 अपॉन r2
ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। बोला आया। हाँ। तो यानी डिवीजन में तुम देख पा रहे हैं कि Z1/Z2 R1/R2 हो जा रहा है यहाँ, क्या हो जा रहा है R1/R2, और यहाँ हो जा रहा है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस कितना बच्चे आयोटा साइन थीटा 1 माइनस, देख यानी डिवीजन में आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जा रहा है बच्चे, माइनस हो जा रहा है। बस ये चीजें जो है हम आसानी से इसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो दो तीन चीजें हम जो आपको दिखा रहे हैं जहां इस तरीके से प्रॉपर्टी आती है जो यूलर फॉर्म से समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है? हाँ। चल नोट कर फटाफट। ये दोनों चीज फिर से मुझे जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो याद दिलाना, उसको हम आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कैसे दिख रहा है। ठीक है, सेटिंग वगैरह भी वहां सिखाएंगे तो चीजें आसान दिखती है आपके लिए। इधर वाला हो गया, मिटा ले देवी है। एक चीज और इसमें देखते हैं, उसके बाद हम आपको लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और इतना ही पे रुकना पड़ेगा अपने को। ये जो डी मार्गस थ्योरम के बाद हम लोग रुकेंगे, रुकने का मतलब है कि इस पे आप पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम किस पे चलेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मिक्स उठाएंगे। चलिए अगली जो चीज इसमें हम उठा रहे हैं वो आपके पास उठा रहे हैं डी मार्गस थ्योरम। क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दें, बड़ा आसान सा चीज है वैसे तो। ठीक है, अगर इसके प्रूफ में जाया जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रूफ भी हम आपको करके दिखाएंगे, वो आसानी दिखता है, ज्यादा मुश्किल नहीं दिखता है। ठीक, डी मार्गस थ्योरम देखेंगे, बड़ा आसान सा चीज। अगर हम आपको ऐसे समझाएंगे, कोई अगर आपके पास स्टेटमेंट है, जैसे मान लो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस कितना आयोटा sin थीटा, और उसकी पावर n है, उसकी पावर क्या है, तो ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। लाइक मान लो cos थीटा है प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर 8 है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस आयोटा sin 8 थीटा। बड़ा सिंपल दिख रहा है। दो केस इसके बनते हैं, पहला n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू, और दूसरा n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, n बिलोंग्स टू यानी कुछ फ्रैक्शन हो सकता है। दोनों केस में बहुत सिंपल सा चीज है, हम उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम पहला केस अगर बताएं इसमें, तो पहला है इफ n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू, तो इस केस में कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर अगर हम n रख दे, क्या रख दे बच्चे, तो ये बन जाता है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, जो अभी इंप्लीमेंटेशन आपको बताएं, देख ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं हो पाएगा, हम तुम्हें विजुअली करके दिखा रहे हैं, थोड़ा समझना, समझ पाएगा। अगर इसका एक बार तो कर दिया, अगर इसका होल स्क्वायर करता है, क्या करता है, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, जो 2 थीटा हुआ, क्या हुआ, 2 थीटा, दो बार ऐड हुआ, क्या हुआ, थीटा प्लस, ये आयोटा पे जाता है इसमें, हाँ आयोटा पे स्क्वायर जा रहा है, तभी तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो अलग है। होल स्क्वायर करा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा cos थीटा, जो फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। हाँ, किसका, अब देखिए 2 थीटा जो आया वो 2 था तो 2 थीटा आया, हाँ, 2 था तो क्या आया, 2 3 रहेगा तो कितना आएगा, 3 थीटा, 4 रहेगा तो कितना आएगा। अब इस तरीके से थोड़ा इमेजिन कर, सर बाकी वाला टर्म क्या है, बाकी वाला टर्म एक समय के बाद जाके कैंसिल आउट होने लगेगा। क्यूब भी तो करेगा, क्यूब करेगा, क्यूब में भी तो आएगा ना वैसा,
समझ रहे? तो उस तरीके से प्रूफ हो जाता है, लेकिन हम उस पर जाते नहीं हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि जनरल रिजल्ट है, प्रूफ करना जिस दिन समय होगा उस दिन कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा केस कि अगर n जो हो, इफ n बिलोंग्स टू हमारे पास q हो, क्या हो, q, चौक कहाँ गया, छोटा हो गया, हाँ, n बिलोंग्स टू क्या हो आपके पास, अगर q हो तो क्या दिखता है, तो अगर q हो, q यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ क्या है बच्चे, q सेट ऑफ रेशनल नंबर, वैसे ही बता चुके हैं q से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को। तब यहाँ पे जो हमारा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा आएगा, वो इसी में से कोई एक ना एक वैल्यू रहा होगा, जितनी वैल्यू होगा ना उसमें से कोई एक ये वैल्यू रहा होगा, इज वन ऑफ द वैल्यूज, इज वन ऑफ द वैल्यूज, वन ऑफ द वैल्यूज, आप किसका ले सकते हो, ऑफ किसका, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n, इससे बहुत सारा वैल्यू आएगा, उसी में से एक वैल्यू हो रहा होगा। जैसे इसको और हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। हाँ, अब रख अगर प्रूफ कर लेंगे, वैसे प्रूफ की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन बोलोगे तो हो जाएगा प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यूलर्स से कर ले, यूलर्स से आसान पड़ेगा, यूलर्स से कर लेते हैं, यूलर्स से आसान पड़ेगा, दिख भी जाएगा, दिखाते थोड़ा सा। अभी हमने देखा e की पावर आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास, e की पावर किसका बच्चे, कितना था, cos थीटा प्लस आयोटा। तो अगर हम यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा का पावर n ले लें तो इधर भी आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, बोल आया। और अगर अब ध्यान से देख कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो e की पावर आयोटा n थीटा आ गया, है ना, बोल, इज इक्वल टू इधर लिखेगा कितना बच्चे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसका पावर क्या आ गया, e की पावर थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। अगर थीटा को हम राम से रिप्लेस करेंगे तो cos राम प्लस आयोटा sin राम होगा, हाँ या ना बोल। तो यहाँ हम थीटा को n थीटा से रिप्लेस कर, किससे, तो कहाँ, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ n थीटा आएगा या नहीं आएगा, अरे मोहिनी रखोगे तो मोहिनी आएगा, यानी इसको रखोगे तो ये आ जाएगा cos n थीटा, क्या दिखेगा, प्लस आयोटा sin n थीटा, और इस साइड देखेगा तो ये दिखेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर कितनी बच्चे, n, ले हो गया प्रूफ। इसीलिए यूलर्स फॉर्म का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीजों को, जो रिजल्ट को है ना, बड़ा सिंपल करके दिखाता है। ऐसे जनरल एक्सपेंशन में तुम देखना किसी बुक को खोल के, इतना बड़ा एक पेज में प्रूफ दिया होगा, जो हमने तुमको तरीका बताया कि पहले पावर 2 ले, पावर 3 ले, पावर 4 ले, और फिर जनरलाइज कर, तो सारा दिखाएगा कि ऐड होते जा रहा है, इसीलिए चूंकि n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, n थीटा हो रहा है, वो पूरा जनरलाइज करके दिखाएगा। यूलर्स फॉर्म से ये चीजें आसान दिखती है, बोला है। अब अगर मान ले कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे एक केस और ले लेते हैं कि मान ले इफ n इज इक्वल टू हमारे पास p बाई q, n इज इक्वल टू कितना बच्चे, तो हम फॉर्मूला तो वही रखेंगे जो हम जानते हैं, जहां n बाई p बाई q है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो जग जाहिर बात है या ना बोल। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, और इसकी पावर n यानी p बाई क्या है, q है, तो ये किस तरीके से दिखेगी, ऐसे दिखेगी, cos p बाई q थीटा प्लस आयोटा sin p बाई q, बोल कोई एतराज है, बस सिंपल है, क्या फर्क पड़ता, नंबर है तो नंबर, नहीं है तो जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब इसी में से कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा जो अलग रहा होगा, एक बार सिंपल लिख सकता है, एक बार अलग अलग लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब नोट करके कुछ पॉइंट याद रखेगा, ये सबसे एरर पॉइंट्स हैं जो हम जनरलाइज करके लिख रहे हैं, कि बच्चे कभी कभी जनरलाइज कर लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा रहा होगा। जैसे एक जनरल इशू बता रहे हैं कि बच्चों को क्या लगता है कि cos थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर n है, तब sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की पावर n रहेगा, तब भी ये sin n थीटा प्लस cos n थीटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये उसी समय होगा जब रियल पार्ट cos थीटा रहे और इमेजिनरी पार्ट sin थीटा रहे, ठीक है, समझ रहे, हाँ, तब होता नहीं है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं कुछ बात कि अगर यहाँ पे cos थीटा रहे और माइनस आयोटा sin की पावर n रहे, तो बेसिकली cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा हो जाता है, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बच्चे बोलते हैं कि सर इस माइनस के चलते माइनस बना, इस माइनस के चलते माइनस नहीं हुआ। बेसिकली ये जो एक्सपेंशन है e की पावर माइनस आयोटा थीटा का, किसका, e की पावर आयोटा थीटा है,
यहाँ e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखोगे तो यहाँ cos माइनस थीटा आएगा, क्या आएगा? cos माइनस और यहाँ आयोटा साइन माइनस थीटा आएगा, जो इस माइनस थीटा के चलते ये माइनस बैठा है। अरे देख पा रहा है? हाँ। समझ आ रही बात? तो ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा के तरीके से चल रहा है, उसको उस तरीके से लेके ना चले कि किस तरीके से डायरेक्ट लिख दें क्या, या समझ आ गया? आ गया समझ, ठीक है। अगर उल्टा लिख ले, जैसे एक और पहला पॉइंट दूसरा कि 1 अपॉन यहाँ पे लिख दे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बच्चे इसको कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा क्या? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1 लिखेगा ऐसा। और अगर -1 है तो अंदर क्या लेके जाएगा? -1 लेके जाएगा, और -1 लेके जाएगा तब ये सॉल्व होके कितना आएगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। डायरेक्ट लिख दिया, उम्मीद करते हैं समझ आया। ये -1 यहाँ आया, cos माइनस थीटा, cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, हाँ या ना बोल। और sin माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस sin थीटा। कोई एतराज? क्लियर है? ठीक है। अब अगली जो चीज है उस पे समझेगा कि अगर तीसरी जो हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे sin थीटा प्लस माइनस आयोटा cos थीटा, आयोटा और इसकी पावर n आ जाए, इसकी पावर ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या कहेगा? डी मॉर्गन्स थ्योरम, ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि सर लगा दो सर, खत्म, एक है ना सर, लगा दो। तो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट कहेगा कि इसको लिख दो सर sin n थीटा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और यहाँ लिख दो सर cos n थीटा और बाहर लगा दो आयोटा, हाँ या ना बोल। हाँ। लेकिन ये इतने के बराबर होता नहीं है, ये इतने के बराबर होता नहीं है। तो सर ये बराबर होगा कैसे? हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जेईई मेंस में तो डेफिनेटली मिला है, और पीवाईक्यू जब करोगे तो उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि sin थीटा को पहले cos बनाओ। क्या बनाओ? सर कैसे? देखना, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, अरे हाँ या ना बोलो, और प्लस आयोटा इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और इसका पावर लगा सकते हैं हम, कितना बच्चे? प्लस माइनस था ना बीच में, प्लस माइनस तक केवल एक, अरे वाह वाह वाह, हम एक ही पे लेके चल रहे हैं, प्लस पे, माइनस पे खुद से कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम इसको n को अंदर लेके चले जाएं तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, cos n पाई बाई 2 माइनस का n थीटा, बोलेगा cos n पाई बाई 2 माइनस का n थीटा प्लस आयोटा sin n पाई बाई 2 माइनस का, ये दिखेगा ऐसा। यानी ये ऊपर जो लिखा है ना रिजल्ट, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। यानी कहीं पे अगर sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा दिया है तो बेसिकली बराबर है cos n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा sin n पाई बाई 2 माइनस। हमेशा फॉर्मूला उसी फॉर्म में लगेगा कि रियल पार्ट cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है? कुछ और जरूरी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एक और पॉइंट है, इधर लिख दे, ये वाला मिटा ले, थोड़ा सा मिटा ले, एक और पॉइंट बस। एक पॉइंट ये है आपके पास कि अगर हमारे तो हाँ ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है कि अगर मान ले यहाँ पे अभी भी ऐसा दिख रहा है cos थीटा प्लस यहाँ दिखेगा आयोटा साइन और यहाँ दिख गया फाई, और इसका पावर कितना है बच्चे? तो ह्यूमनिस्टिक क्या कहेगा कि cos n थीटा लिख दो सर, नहीं अभी, और प्लस आयोटा साइन, अब नहीं कहेगा सर, अब हो गया सर, समझ गए, अब भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो इस हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसके लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दोनों थीटा यानी जो दोनों एंगल हैं वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए भैया? सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा चाहिए, इधर अगर फाई है तो इधर भी क्या चाहिए? फाई चाहिए। यानी साइन के साथ जो एंगल है वही कॉस के साथ भी चाहिए, जो कॉस के साथ है वही साइन के साथ भी चाहिए। बोला यार, अरे कोई कंफ्यूजन है? इन दोनों को सेम बनाने के लिए कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, जब तक थीटा और फाई में कोई रिलेशन ना दिया जाए। अगर थीटा फाई में कोई रिलेशन है कि इसके सम के बराबर है, थीटा प्लस फाई समथिंग है, लाइक 90 है या फिर कुछ और है, तो अब थीटा को और फाई को हम एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक एंगल में लेके आ सकते हैं। अगर वो नहीं दिया कि थीटा और फाई के बीच में कुछ रिलेशन है तब तो फिर मुश्किल है कन्वर्ट करना। ठीक है, ट्रायंगल्स भी बनाएंगे तो दोनों का अलग अलग ट्रायंगल्स बनेगा, जो इन्वर्स में बेसिकली करते थे, यहाँ बन नहीं पाएगा। हाँ, तो ऐसा अगर क्वेश्चन कहीं दिया रहेगा तो जरूर रिलेशन दिया रहेगा कि थीटा फाई के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता है। तीन एंगल अगर ले तो अलग बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट करेगा? ठीक है, तो हमने पोलर फॉर्म देख लिया, यूलर्स फॉर्म देख लिया, डी मॉर्गन्स थ्योरम देख लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? पोलर फॉर्म का कुछ एग्जांपल बता दिया है, बाकी पे करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं और लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। नोट कर फटाफट।
और देवी चश्मा बनवा ली? अभी नहीं। अभी नहीं। बचपन से ही ठीक है? हाँ, 5th क्लास है। हाँ तो बचपन ही तो जब तक पता नहीं था तब तक ठीक था। बचपन में तो लोग गिरते रहते तो लोग बोलता होगा बच्चा है गिर गया, बड़े पे फिर भी गिर रहा तब पता चला रे यार ये तो दिक्कत वाली बात है। हो गया? चल लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ना तो इसका इस्तेमाल करना हमें पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं थोड़ा मोड़ा अगर कैलकुलस पढ़ा हो तब भी जानते हैं कि लॉग इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, तो इसका भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपके पास, जिसको आपने x प्लस कितना ले लिया बच्चे? i डबल। x प्लस कितना ले लिया? i डबल। अच्छा, यूलर्स फॉर्म के अगर टर्म में हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस आइटा y को इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड z r e की पावर, सॉरी r तो लिख दिया, e की पावर i लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड हम log ले लें, दोनों साइड क्या ले लें? log। तो ये इधर दिखेगा log बेस e x प्लस आइटा y, हाँ या ना बोल? और इधर दिखेगा log मॉड z e की पावर आइटा थीटा। बोल आया? हाँ। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कुछ प्रोडक्ट हो तो किस में टूटता है? कोई ऐतराज है? प्लस में तोड़ ले तो ये देख, ये दिखेगा log e x प्लस आइटा y x प्लस इज इक्वल टू, ये दिखेगा log बेस e z और प्लस log बेस e e की पावर आइटा। अगर log की प्रॉपर्टी थोड़ी मोड़ी याद है तो हम इसको लिख रहे हैं log बेस e रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई ऐतराज है? और प्लस इसकी बात हो जाएगी केवल आयोटा थीटा, हाँ या ना बोल? हाँ। अरे e 1 हो गया, बताया था हम log बेस e कितना होता है? 1 होता है, तो log बेस e कितना हो गया भैया? तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये और कुछ नहीं, ध्यान से देख, तो हम बोल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की log की अगर बात करें x प्लस आयोटा y की अगर बात करें तो ये और कुछ नहीं, ये है बेसिकली log बेस e रूट अंदर कितना बच्चे? x स्क्वायर प्लस और प्लस आयोटा, ये और कुछ नहीं, आर्गुमेंट ऑफ z ही तो है। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? चलिए आगे, चलिए आगे। हाँ। नोट कर फटाफट, क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चले? हाँ। लिखे हैं क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, r e टू द पावर कितना है? आयोटा थीटा, then prove that mod z, then mod e की पावर आयोटा z, e की पावर कितना बच्चे? आयोटा z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस r sin थीटा।
कितना शो करेंगे इसको, e टू द पावर आयोटा z इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर माइनस r sin थीटा। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें z हमारे पास दिया हुआ है कितना बच्चे, ध्यान से देख, z हमारे पास कितना दिया है, r e की पावर आयोटा थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के बराबर। हाँ या ना? सर आपको क्यों ऐसा सपना आया क्या कि आपने इसको cos थीटा sin थीटा में लिख दिया? नहीं, सपना नहीं आया, हमें इससे पता चला कि हमें जो प्रूफ करना है या जो शो करना है या जो ऑप्शन में है, मान लिया ऑप्शन में रहता तो sin थीटा cos थीटा तो चाहिए, तो यूलर्स फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म। हाँ या ना बोल? अच्छा, ये तो हुआ e टू द पावर आयोटा थीटा, r e टू द पावर आयोटा थीटा, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली e की पावर आयोटा z का चाहिए। किसका चाहिए? e का पावर कितना चाहिए, आयोटा z। तो हम सबसे पहले तो ये z है ना, ये z है, हम क्या निकाले, आयोटा z निकाले, क्या निकाले, तब तो इसको e पे रख पाएंगे। तो आयोटा z में इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई किया, बोल आया, क्या आया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, बोल आया। क्या इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? तो मल्टीप्लाई अगर हम ध्यान से करें तो ये आ जाएगा कितना बच्चे, i r cos थीटा माइनस r sin थीटा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमें आयोटा z चाहिए ना, वो और कुछ नहीं, माइनस का r sin थीटा प्लस का आयोटा r cos थीटा निकल के आ रहा है। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अगर इस तरीके का है तो अब इसका हमें e की पावर आयोटा z चाहिए। e की पावर क्या चाहिए? तो e की पावर आयोटा z लिखेंगे तो e की पावर माइनस r sin थीटा और प्लस आयोटा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, r cos थीटा। हाँ या ना बोल? क्या हम इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? अगर मॉड लेना चाहे तो इस मॉड को ले ले पहले, e की पावर आयोटा z मॉड अगर ले ले तो हम इस e की पावर क्या लिखेंगे, माइनस r sin थीटा प्लस आयोटा r cos थीटा, और इसका क्या लेंगे हम, मॉड। और अगर मॉड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हम प्लस है तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस r sin थीटा मॉड। हाँ या ना बोल? और डॉट e की पावर आयोटा r cos थीटा मॉड, ऐसा होगा। अब e की पावर आयोटा जो r cos थीटा है ये हमेशा 1 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? हाँ, ये चीजें अब एक सीखने वाली है, देखो क्वेश्चन में नई चीज मिली। हम बोल रहे हैं कि e की पावर आयोटा r cos थीटा जो होगा कितने के बराबर होगा, 1। रीजन बता रहे हैं, समझ लें कि e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो ये आता है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सोच ले सर कैसे, क्योंकि देख e की पावर आयोटा थीटा हमारे पास है कितना, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही है। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। e की पावर आयोटा थीटा की बात हो रही है, r की बात नहीं हो रही, r तो अभी भी बाहर बैठे। हम केवल e की पावर आयोटा थीटा की बात करें, जो कि एक्सपेंशन में हमने लिखा था ना, भी लिखा था। हाँ, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये इतनी होती है। तो फिर सर यहाँ पे a वाला 1 कैसे हुआ, वो हमें बताओ। कि अगर a 1 है तो आप इसको बोल रहे हैं कि a वाला टर्म कितने के बराबर आप बोल रहे हैं सर, 1 के बराबर। कैसे? ये मान ले कि r cos थीटा जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्व होकर अल्फा आया होगा। क्या आया होगा? r cos थीटा कोई क्वांटिटी होगी, उसको क्या मान लिया, अल्फा मान ले। कोई एतराज है अल्फा मानने में? नहीं। तो अगर मान ले कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो r cos थीटा है उसको आप क्या मान लो, अल्फा मान लो। लेट यहाँ मान ले, लेट r cos थीटा को आपने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये इस तरीके से नहीं दिखेगा, e की पावर आयोटा अल्फा। और चूंकि e की पावर आयोटा थीटा 1 होता है तो e की पावर आयोटा अल्फा भी कितना होगा, 1 ही होगा। अरे देख सिंपल सी बात है, ये कोई ना कोई एंगल है। अगर एंगल है तो इसका जब तुम लिखेगा फॉर्मूला e की पावर आयोटा देखिए आएगा sin अल्फा प्लस आयोटा cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा आएगा ना भैया। तो जब इसका तुम मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा, वो तो बनाएंगे। अच्छा हम कर दे रहे हैं, मन की शंका दूर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ कि अगर तुम इसको अल्फा नहीं माने तो आयोटा r cos थीटा माना ना, ठीक है। देख लिख रहे हैं cos r cos थीटा प्लस आयोटा sin r cos थीटा, बोला आया। इस पे राजी है, राजी है ना? ले मॉडुलस लगा मॉडुलस रूट अंडर cos स्क्वायर r cos थीटा प्लस sin स्क्वायर r cos। अरे आर्गुमेंट तो सेम ही है पगले। अरे एक cos स्क्वायर कुछ भी रहे अंदर प्लस sin स्क्वायर कुछ भी रहे, अगर दोनों सेम है तो सम कितना आएगा,
अरे हाँ या ना बोल, सिंपल है। अब मानने को तैयार हो? मल्टीप्लाई करना। जिद अच्छा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? तो यहाँ से जैसे ये 1 हुई, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि e की पावर आयोटा z का मॉडुलस जो है वो कितना आ रहा है, e की पावर माइनस r sin थीटा मॉडुलस आ रहा है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? नोट कर फटाफट। एकदम मानने को तैयारी नहीं सर, ऐसे कैसे बोल दिया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? चलिए एक लॉग वाला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कह रहा फाइंड रियल पार्ट ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा। इसका क्या करना है मेरे बच्चे, रियल पार्ट निकालना है। 1 माइनस आयोटा टू द पावर कितना, माइनस आयोटा। अब जैसे जानते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कितना है बच्चे, 1 माइनस आयोटा टू द पावर माइनस आयोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। हाँ ना बोल? तो लॉग लेगा तो ये ऐसा दिखेगा, लॉग z इज इक्वल टू कितना दिखेगा बच्चे, माइनस आयोटा लॉग 1 माइनस आयोटा। इतनी बात क्लियर है? अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम जानते हैं कि ये 1 माइनस आयोटा तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसे हमें यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि हम जानते हैं कि किसमें लेके आना पड़ेगा, यूलर्स फॉर्म। अभी पोलर फॉर्म उतना अच्छे से बताया नहीं है, एक ही क्वेश्चन कराया, लेकिन जैसे पोलर फॉर्म में बताएंगे ना तो ये 1 माइनस आयोटा बेसिकली cos π/4 बन जाएगा प्लस आयोटा sin π/4 बन जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान रख कि इसका जब रूट निकालेगा मतलब मॉडुलस निकालेगा तो आएगा √2। कितना आएगा, तो कहता है √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। क्या करते हैं, अगर √2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, जो कि हम तुम्हें दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, माइनस आयोटा लॉग, माइनस आयोटा क्या लिख दिया, लॉग, और इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, तो ब्रैकेट के अंदर 1/√2 होगा और प्लस 1/√2 आयोटा होगा। हाँ या ना बोल, माइनस है, क्या है, बोल आया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/√2 cos π/4 लिख सकता है, नहीं लिख सकता, और इसको sin π/4 लिख सकता है, नहीं लिख सकता। देख समझ आया नहीं आया, क्यों किया, रीजन समझ आया। हमें यूलर्स फॉर्म चाहिए, क्योंकि लॉग में अभी हमने पढ़ा कि जो फॉर्म आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूलर्स आ रहा है, और यूलर्स के लिए हमें cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा चाहिए। और याद रख, अभी आगे जब जाएगा तो याद रखना कि 1 माइनस आयोटा का पोलर फॉर्म होता है √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखवा देंगे हम तुम्हें। माइनस आयोटा ये हो जाएगा log √2, इसको क्या लिखेगा बच्चे, cos π/4 माइनस आयोटा sin कितना, क्या अब यूलर्स फॉर्म तुम्हें दिख रहा है? तो अगर यूलर्स फॉर्म दिख रहा है तो इसको कितना लिखें, √2 e की पावर माइनस आयोटा log √2 e की पावर माइनस आयोटा π/4। उम्मीद करते हैं समझ आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग कर लें, क्या कर लें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा log √2, हाँ या ना बोल, माइनस आयोटा दोनों में है, माइनस को लगाया e की पावर में माइनस। हाँ ये देखना माइनस है ना बच्चे, अरे कहाँ ये तो माइनस है बाहर, इसका कुछ कर ही नहीं रहे हम, ये तो अरे इसको तो अलग सॉल्व कर रहे हैं, माइनस बाहर से, ये इसका लिखेगा ना 1 माइनस आयोटा का। हाँ। अरे हाँ ना, 1 माइनस आयोटा को इतना लिखा, और अभी बताया है तुम्हें, डी मॉर्गन थ्योरम में बताया, ऐसे ही बताया कि cos π/4 जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है। अच्छा नहीं आ रहा तो पूरा डिटेल में बता देते हैं, ऐसा कोई चिंता नहीं। देख इधर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिस जो है 1 माइनस आयोटा, क्या है 1 माइनस आयोटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले r निकाला, r कितना आ गया √2, कोई दिक्कत, कौन सा क्वाड्रेंट, रुक जा, tan अल्फा निकाल पहले, tan अल्फा निकाल पहले, tan अल्फा कितना आ जाएगा बच्चे 1/1, सॉल्व होके कितना आ जाएगा π/4, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, रुक जा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई
आ गया? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आता है बच्चे? -π/4। रुक जा, सारी चीजें दिखेगा। -π/4 दिखा? देख पोलर फॉर्म लिख रहे हैं। z = √2 cos -π/4 आयोटा। बोल माना? अरे माना, मान लिया, ठीक है। वहां से ही आ गया कि ये कितना आ गया भैया, e की पावर -π/4। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं तो ये log √2 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा log e माइनस आयोटा की पावर π/4। बोल आया? इसको 1/2 लिख दे, माइनस आयोटा, और पावर बेस में आ जाएगा तो 1/2 log 2 दिखेगा। हाँ या ना बोल? 1/2 और a e गायब हो गया, केवल कितना दिख जाएगा बच्चे? -π/4 आयोटा के साथ। हाँ या ना बोल? e के -π/4 आयोटा के साथ। अब यहाँ समझें कि हमारे पास आयोटा है, जो आयोटा अंदर जाएगा, आयोटा जो बाहर बैठा है वो कहाँ चला जाएगा? तो इधर देख, ये आपके पास अभी भी log z है। क्या है बच्चे? log z। ये आयोटा अगर अंदर गया तो ये आ गया कितना बच्चे? -आयोटा/2 log 2। हाँ या ना बोल? -आयोटा/2 log 2 और प्लस का कितना? π/4। कोई ऐतराज है? दिक्कत है इसमें तो बोल। नहीं तो हम z का केवल रियल पार्ट लिखना चाह रहे हैं। अच्छा एक क्या क्या बोल? इस वाले का देखना बच्चे, ये माइनस आयोटा है, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। माइनस आएगा। अच्छा हाँ, ये बात सही बोल रही है। ये कितना आना है? -π/4 आना है। बहुत सही, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, जिसके चलते क्या आ गया? माइनस। ठीक है, ये π/4 हमारे पास आ गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में केवल इसका क्या निकालना है बच्चे? रियल पार्ट निकालना है। क्या निकालना है? अब ये रियल पार्ट निकालना है तो सबसे पहले तो हमें z का रियल पार्ट निकालना है, तो इसको हम इधर लेके चले जा रहे हैं। तो z डायरेक्ट लिख रहे हैं e की पावर -π/4। बोल, e की पावर -π/, नहीं आया। अरे बेटा log इधर जाता है तो e बनता है, तो e की पावर पहले इसको लिख दिया -π/4, दूसरे वाले को भी लिखेंगे ना। e की पावर कितनी? e की पावर कितनी? माइनस log आयोटा। अच्छा आयोटा log 2/2, ऐसा आयोटा log 2/2। हाँ या ना बोल? अरे आयोटा log 2/, अरे आयोटा log ऊपर है। हाँ तो आयोटा log 2 भी तो है। अगर आयोटा, अच्छा ये 2 छोड़ दिया, माइनस आयोटा log 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। अब ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? डॉट में जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा अब इसके बाद ये चला गया, इसका हमें केवल रियल पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? ये रियल पार्ट अगर हमारे पास निकालना हो तो उसका हमें रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। अब देख, पहले इसका रियल पार्ट हमें लिखना पड़ेगा, तभी तो इसको हम कंबाइन कर पाएंगे। देख तो इसका रियल पार्ट अलग से बता रहे तुम्हें कि e की पावर माइनस आयोटा log 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा कितना होता है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे cos log 2/2, log 2/2 प्लस आयोटा sin, रुक जा, log 2/2। अब ये माइनस तो बाहर बैठा है, हम केवल एक e की पावर माइनस, अच्छा ये माइनस लिख दिया, log 2/2 को हम इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं। log किसका? आयोटा log 2/2 का, किसका? e की पावर आयोटा थीटा हो गया ना, e की पावर आयोटा थीटा, तो कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? क्या ये बात समझ में आई? तो रियल पार्ट तुम्हें यहाँ से इसका कितना दिख रहा है? ये वाला, ये तो इमेजिनरी है। तो अगर हम केवल रियल पार्ट लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहले से हमारे पास e की पावर -π/4 था, और क्या आ जाएगा बच्चे? e की पावर -π/4, e की पावर कितने बच्चे? -π/4 डॉट cos log 2/, बोला है, बोल। अरे आया? यहाँ से ये रियल पार्ट उठा लिया, इस वाले का केवल रियल पार्ट उठा लिया, और इसका रियल पार्ट तो इतना था, ये रियल पार्ट ही है। आया ना? तो इस तरीके से लॉग का हम इस्तेमाल करते हैं। अब रह गया डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को और मिक्स किया जाएगा जब हम पढ़ेंगे क्यू रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। खास करके nth रूट ऑफ यूनिटी में वो डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वो एक ऐसा चीज है जो आपके क्वेश्चन को फिर से आसान करेगा। बात समझ में आ रहा? तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसके नोट करके हमने लिखवाया ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। बात समझ में आई? इस पे अभी हमें करना पड़ेगा। ये हमारा क्या खत्म हो गया? डी मॉर्गन्स हो गया ना, लगभग।
इस पे पहले करेंगे क्वेश्चन अगर अपन लॉग वाले पे और पोलर फॉर्म पे थोड़े मोड़े, ज्यादा पोलर फॉर्म पे नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा जो आने वाला है किस पे आने वाला है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, इतना ही रखें, चले, ठीक है।